हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 ट्रूथ सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन को पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो वीडियो है इस चैप्टर का 5वां वीडियो है, यानी 5th पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का 4 वीडियो बना रखा हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है यह। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पैराग्राफ नंबर 14 यानी 14 से। 14 नंबर पैराग्राफ में लिखा गया है, Pigeons abounded in all the jails I went to except in the mountains prison of Elmora। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं जितना जेल में गया हूँ वो सारा जेल जो था ना वो एबाउंडेड था, मतलब भरा हुआ था। किस चीज़ से? कबूतरों से भरा हुआ था। अगर एल्मोरा के माउंटेन जेल को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एल्मोरा के माउंटेन जेल में कबूतर नहीं था, लेकिन बाकी जितने जेल में गए थे ना वो सब भी जो जेल था वह कबूतरों से भरा हुआ था। देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ देम, ये जहाँ भी जाते थे वहाँ पर जेल में हज़ारों की संख्या में कबूतरें पाई जाती थी। सम थिंग्स द जेल ऑफिशियल्स वुड शूट देम डाउन एंड फीड ऑन देम, कुछ जो जेल के ऑफिसर सब होते थे वह ना कबूतरों को शूट कर देते थे, गोली मार देते थे। देम डाउन एंड फीड ऑन देम, और उसके बाद वह उसे बना के खाते थे। देयर वेयर मैनाज ऑफ कोर्स दे आर टू वी फाउंड एवरीवेयर। देखिए, ये बोल रहे हैं कि मतलब जिस जेल में इनको कबूतर मिलते थे वहाँ पे ना मैनाज, मतलब मैना भी रहा करते थे। मैना मतलब चिड़िया का ही नाम है, मैना भी रहा करती थी। वी फाउंड एवरीवेयर, मैना भी हर जगह पे पाई जाती थी। ए पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर माई सेल डोर इन देहरादून। देखिए, ये कहते हैं कि मैं जिस जेल में गया था वहाँ पे कबूतर भी पाई जाती थी, मैना भी पाए जाते थे। आगे वह देहरादून जेल की बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं ए पेयर ऑफ द नेस्टेड ओवर माई सेल डोर इन देहरादून। देहरादून के जेल में जिस सेल में मुझे रखा गया था उसका जो डोर था, उसका दरवाज़ा था, उस दरवाजे के ऊपर एक पेयर मतलब एक जोड़े मैना ने अपना घोंसला बना रखा था। एंड आई यूज़ टू फीड देम, और मैं उसे खिलाया करता था, खाना दिया करता था। दे ग्रीव क्वाइट टेम एंड इफ देयर वॉज एनी डिले इन देयर मॉर्निंग और इवनिंग मील दे वुड सीट क्वाइट नियर मी एंड लाउडली डिमांड देयर फूड। देखिए, इसमें बोला जा रहा है दे ग्रीव क्वाइट टेम, मतलब वह पूरे तरीके से मेरे पालतू बन गए थे। टेम मतलब होता है पालतू। आगे इसमें लिखा गया है एंड इफ़ देयर वाज ओनली डिले इन देयर मॉर्निंग और इवनिंग मील, अगर उसके सुबह और शाम के भोजन में थोड़ा सा भी डिले होता था, थोड़ा सा भी देर होता था, दे वुड सीट क्वाइट नियर मी, तब वो ना मेरे पास आके एकदम मेरे पास में आके सीट बैठ जाता था। एंड लाउडली डिमांड देयर फूड, और वह तेज़ आवाज़ में मुझसे ना भोजन का मांग करता था। कौन? वो जो नैना जो रहता था देहरादून जेल के सेल में जब ये रहते थे तो उनके कमरे में, उनके कमरे का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर जो मैना ने अपना घोंसला बना रखा था, उसको जब वो खाना नहीं देते थे तो वह उनके पास में आ जाती थी और खाने का मांग करने लगती थी। It was amusing to watch their sings and listen to their impatient cries। इट वॉज अमेजिंग मतलब ये बड़ा ही अद्भुत था, ये बड़ा ही मतलब आश्चर्य सा नज़ारा था। टू वॉच देयर सिंग्स मतलब उसको गाते हुए देखना। एंड लिसन उसके मतलब उसकी आवाज़ को सुनना। टू देयर इम्पेशेंस क्राइज, इम्पेशेंस का क्राइज का मतलब होता है अधीरी आवाज़, ठीक है। मतलब उसके पास धैर्य थोड़ा सा भी नहीं रहता था, वह खाने के लिए एकदम मतलब हल्ला करने लगता था। देखिए, देहरादून जेल में इनके साथ मैना भी रहा करती थी, उसको ये खाना दिया करते थे, लेकिन जब कभी कभी खाना देने में ये देर करते थे तब वो ना एकदम तेज़ आवाज़ में मतलब हल्ला करने लगती थी और खाना का मांग करने लगती थी और इनके पास आकर एकदम बैठ जाती थी। आइए अगला पैराग्राफ नंबर 15 यानी 15 पढ़ते। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा गया इन नैनी देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ पैरट्स। नैनी जेल की बात करें हैं। नैनी जेल में ना हजारों की संख्या में पैरट्स तोता रहा करता था। एंड लार्ज नंबर ऑफ देम लिव्ड इन द
क्रैबिक्स ऑफ माई बैरक वाल्स, और उसमें से लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे जो तोते थे वो हमारे बैरक का जो वाल था, मतलब हमारा जो जेल था, हमारा जो सेल था, उसका जो दीवार था, उस दीवार में जो क्रैबिक्स था, जो दरार था, उसी में रहा करता था। देयर courtship and love making was always a fascinating sight। इसमें लिखा गया है देयर courtship का मतलब होता है प्रेमा वार्तालाप, ठीक है, प्रेमा वार्तालाप होता है। लव मेकिंग का मतलब भी होता है प्रेमा वार्तालाप। was always a fascinating sight मतलब जब तोते आपस में प्रेमा वार्तालाप करते थे तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग साइट लगता था, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक दृश्य होता था। एंड समटाइम्स कभी कभी देयर वेयर फियर्स कैरल्स बिटवीन टू मेल पैरोट्स ओवर ए लेडी पैरोट, कभी कभी जो है मतलब ये लोग जो तोता सब था ना, कभी मतलब कोर्ट से प्रेम वार्तालाप करता था, कभी कभी ये लोग ना झगड़ा भी करता था। कैरल्स मतलब क्या था, फाइट करना, झगड़ा भी करते थे। टू मेल पैरोट्स मतलब दो जो मेल पैरोट होते थे वो ना एक लेडी पैरोट के लिए, मतलब एक मादा, दो पुरुष तोता जो होता था ना, एक मादा तोता के लिए क्या करता था, झगड़ा करता था। हु सेट कामली बाय वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द इनकाउंटर, इनकाउंटर मतलब होता है झगड़ा, झड़प। और जो महिला जो तोता होती थी ना वह वेट करती थी, इंतज़ार करती थी शांतिपूर्वक बैठकर कि मतलब इनकाउंटर में, झड़प में किसकी जीत होती है। रेडी टू ग्रांट हर फेवर्स टू द विनर, सॉरी यहाँ विंटर नहीं विनर है। और वो जो महिला जो तोता होती थी ना वह इंतज़ार करती थी और जो तोता जीतता था ना इनकाउंटर में उसी के साथ वह जाती थी, मतलब उसी से वह प्रेम करती थी, उसी के साथ वह रहती थी। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 16 यानी 16 नंबर पैराग्राफ में लिखा गया है देहरादून had a variety of birds and there was a regular jumble of singing and lively chattering and twittering and high above it all came the कोयल्स plaintive call। देखिए देहरादून जेल में ना वैरायटी ऑफ बर्ड्स मतलब अनेक प्रकार के पक्षियाँ रहा करती थी। एंड देयर वाज ए रेगुलर जम्बल ऑफ सिंगिंग, और वो सभी मतलब वो जो पक्षी सब होती थी नियमित रूप से जम्बल सिंगिंग, मतलब जम्बल का मतलब होता है घाल मेल, ठीक है, मतलब वो सब ना आपस में सिंगिंग गाना गाते थे। लाइवली चैटरिंग और ट्विटरिंग का मतलब होता है जीवंत रूप से वो लोग चहचहाते थे, गाते थे। हाई एबव इट ऑल केम, इसके मतलब इन सब के बाद द कोयल्स प्लांटिव कॉल, कोयल की जो मतलब सुरीली आवाज़ होती थी वो भी सुनने को मिलती थी। देखिए देहरादून जेल में जब ये थे तो वहाँ पर ना अनेक प्रकार के पक्षियाँ रहा करती थी और वो सब जो है ना आपस में चहचहाती थी, गाना गाती थी, मतलब हल्ला करते रहती थी। और वहीं पे जो कोयल की जो आवाज़ है ना सुरीली आवाज़ वो भी सुनने को मिलती थी। ड्यूरिंग द मानसून एंड द जस्ट बिफोर इट द ब्रेन फीवर बर्ड विजिटेड अस एंड आई रियलाइज्ड सून व्हाई इट वाज सो नेम्ड। देखिए जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं मानसून के सीज़न में, मानसून एंड जस्ट बिफोर, मानसून आने से पहले या मानसून में ब्रेन फीवर नाम की एक चिड़िया आती थी। एंड आई रियलाइज्ड सून, और मैंने बहुत जल्द ही मतलब रियलाइज़ किया, महसूस किया, व्हाई इट वाज सो नेम्ड, कि इसे ना ब्रेन फीवर नाम क्यों दिया गया। मानसून सीज़न में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मानसून के सीज़न में या मानसून से पहले ही ब्रेन फीवर नाम की एक चिड़िया थी ना वह आ जाती थी और इनको ना रियलाइज़ हुआ, इनको ना पता चला कि इस चिड़िया को ना ब्रेन फीवर नाम क्यों दिया गया। देखिए कैसे रियलाइज हुआ ये बता रहे हैं। इट वॉज अमेजिंग द परसिस्टेंस विथ which it went on repeating the same notes in daytime, at night, in sunshine and in pouring rain। देखिए इसमें लिखा गया है ये जो ब्रेन फीवर जो चिड़िया थी ना, परसिस्टेंस मतलब दृढ़तापूर्वक, वेंट ऑन रिपीटिंग द सेम नोट्स मतलब एक ही प्रकार से वह गाते रहती थी, एक ही धुन को वह दोहराते रहती थी, डे टाइम, नाइट टाइम और रेन, बारिश के दिनों में भी। मतलब ये जो ब्रेन फीवर जो थी ना बर्ड, मतलब बारिश के दिन में भी बोलती थी, दिन में भी और रात में भी, और हमेशा ना वह एक ही टोन में, एक ही आवाज़ में मतलब बार बार उसको रिपीट करती थी और एक ही आवाज़ में गाते रहती थी। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, ब्रेन फीवर। अच्छा ब्रेन फीवर कब आती थी, तब मानसून सीजन में या मानसून से थोड़ा सा पहले। We could not see most of these birds, we could only hear them as a rule, as there were no
ट्रीज इन आवर लिटिल यार्ड। देखिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं इनमें से बहुत सारे पक्षियों को देख नहीं पाता था क्योंकि हमारा जो छोटा सा सेल था और सेल का जो यार्ड था उसमें ना कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे। बट आई यूज टू वॉच द eagles and the kites gliding gracefully high up in the air, sometimes swooping down and then allowing themselves to be carried off by a current of air। देखिए ये कहते हैं कि मतलब मेरे तो सेल में पैर थे नहीं कि मैं सभी पक्षियों को देख सकूं, चिड़ियाओं को देख सकूं, लेकिन कभी कभी जब मैं बाहर निकलता था तब मुझे ईगल्स मतलब गरुड़ देखने को मिलते थे, काइट्स मतलब चील देखने को मिलते थे आकाश में उड़ते हुए, आकाश में हवा में ऐसे तैरते हुए। समटाइम्स सोपिंग डाउन एंड द अलाउिंग देमसेल्व्स टू बी कैरिड अप बाय द करेंट ऑफ एयर। कभी वो हवा के साथ नीचे आते थे तो कभी ऊपर जाते थे। ऑफन ए बोर्ड ऑफ वाइल्ड डक्स वुड फ्लाई ओवर आवर हेड्स। कभी कभी जो वाइल्ड डक्स होते हैं, जो जंगली बत्तख होते हैं ना, उसका जो समूह होता है ना वो मेरे ऊपर से उड़ के निकलता था। आइए फ्रेंड्स अगला पैराग्राफ नंबर 17 देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। देयर वॉज ए लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल। अब देखिए ये बरेली जेल की बात करने लगे। बरेली जेल में ना बहुत सारे बंदरों का कॉलोनी था, मतलब घर था। एंड देयर एंटिक्स वेयर ऑलवेज वर्थ वॉचिंग। और उसके जो एंटिक्स होते थे, उसके जो करतब होते थे, उसके जो कारनामे होते थे, ऑलवेज वर्थ वॉचिंग मतलब हमेशा देखने लायक होता था। वन इंसिडेंट इम्प्रेस्ड मी, मतलब एक घटना ने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ए बेबी मंकी मैनेज्ड टू कम डाउन इन टू आवर बैरक इनक्लोजर एंड ही कुड नॉट माउंट अप द वॉल अगेन। मतलब एक जो मतलब बंदर था ना, एक बंदर जो था मतलब वो कैसे मतलब बैरक में तो आ गया, मतलब जेल के अंदर तो आ गया। एंड द कुड नॉट माउंट ऑफ द वॉल अगेन, मतलब दीवार से उतर के वह जेल में तो आ गया, जेल के अंदर तो आ गया, लेकिन वह बाहर नहीं जा सका। द वार्डर एंड सम कॉन्विक्ट्स ओवरसीयर्स एंड अदर प्रिजनर्स कॉट होल्ड ऑफ हिम एंड टाइड ए बीट ऑफ ए स्ट्रिंग राउंड हिज नेक। देखिए उसमें से जो कुछ कॉन्विक्ट्स थे मतलब कुछ दोषी थे, और कुछ जो ओवरसीयर्स थे मतलब उसमें जो कुछ मतलब स्टाफ वगैरह था, वो उन्होंने क्या कर लिया, उस बंदर को पकड़ लिया और उसके गर्दन में ना रस्सी बांध दिया। द पेरेंट्स प्रिजुमेबली, मतलब ये इसके जो माता पिता थे, प्रिजुमेबली का मतलब था शायद बंदर के जो माता पिता थे, ऑफ द लिटिल वन सॉ ऑल दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल। ऐसा लगता था जैसे ऊंची दीवार पे बैठ के इस बंदर के जो पेरेंट हैं मतलब वो लोग ना सब कुछ देख रहे थे। एंड देयर एंगर ग्रीव, और उसके जो गुस्सा थे ना, मतलब बंदर के जो पेरेंट्स थे उसका जो गुस्सा था ना वो बढ़ रहा था। एंगर मतलब गुस्सा होता है, ग्रीव मतलब क्या होता है, बढ़ना। सडनली वन ऑफ देम, सडनली मतलब ऊंचे दीवार पे जो बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे उसमें से सडनली एक बंदर जो होता है ना, ए ह्यूज मंकी मतलब एक बहुत बड़ा बंदर जो होता है, जंप्ड डाउन, वह नीचे कूद जाता है। एंड चार्ज्ड ऑलमोस्ट राइट इट टू द क्राउड व्हिच सराउंडेड द बेबी मंकी। और वह ना मतलब जितना जो भीड़ होता है जो छोटे से बंदर को घेरे रहता है, उस भीड़ को चीरते हुए वो जो है ना मतलब उस बच्चा बंदर के पास चला जाता है। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव थिंग टू डू, ये वास्तव में बहुत ही बहादुरी का काम था बंदर ने जो किया। मतलब उसका बच्चा नीचे गिर गया था, बहुत सारे लोग उसे घेर के रखे हुए थे, फिर भी वह लोगों से डरा नहीं और अपने बच्चे के पास चला गया। देखिए आगे इसमें लिखल है, फॉर द वांडरर्स हैड स्टिक्स एंड लाठीज एंड दे वेयर वेविंग देम अबाउट एंड देयर वाज क्वाइट ए क्राउड ऑफ देम। देखिए वहाँ पे ना जो भी लोग थे उनके हाथ में ना लाठी डंडे थे और वो सब लाठी डंडे हिला भी रहे थे, लेकिन वह किसी चीज़ से डरा नहीं और वह मतलब पूरे भीड़ में शामिल हो गया, भीड़ को चिरते हुए और बच्चे के पास चला गया। रेकलेस कॉरेज ट्रायम्फ्ड, रेकलेस मतलब था दुस्साहस, दुस्साहस के साहस का जीत हुआ। ट्रैम्प मतलब जीत होता है। बंदर जो था उसने दुस्साहस किया और दुस्साहस करने के बाद उसको क्या हुआ, मतलब उसका जीत हुआ गया, उसके साहस का जीत हुआ, उसके हिम्मत का जीत हुआ। एंड द क्राउड ऑफ ह्यूमन्स फ्लेड टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब होता है डर के भाग जाना, ठीक है। और जो भी लोग थे हाथ में डंडा लिए हुए थे, लाठी लिए हुए थे, वे डर के क्या हो गए, भाग गए।
लिविंग देयर स्टिक्स बिहाइंड देम, वहीं पे अपना लाठी डंडा सब वहीं पे छोड़ के भाग गए। द लिटिल मंकी वॉज रेस्क्यूड, और इस प्रकार से वो छोटा बंदर था वह बच गया। आइए फ्रेंड्स अगला पैराग्राफ नंबर 18 यानी 18 पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया। 18 नंबर में लिखल है वी ऑफन हैड एनिमल विजिटर्स दैट वे आर नॉट वेलकम, मतलब अक्सर हमारे जेल में जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे बहुत सारे एनिमल जानवर मतलब आ जाया करते थे, लेकिन हम लोग उसका वेलकम नहीं करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। स्कॉर्पियन वेयर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन आवर सेल्स स्पेशली आफ्टर अ थंडर स्टॉर्म, ये कहते हैं स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू, बिच्छू ना अक्सर इनके सेल में पाए जाते थे, स्पेशली थंडर स्टॉर्म, जब तेज़ बारिश होती थी आंधी होती थी तब इनके सेल में ना बिच्छू पाए जाते थे। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट आई वॉज नेवर स्टंग बाई वन, देखिए मतलब यह आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे बिच्छू पाए तो जाते थे लेकिन आज तक किसी ने मुझे स्टंग नहीं किया था, काटा नहीं था। For I would come across them in the most unlikely places on my bed, देखिए वो ये जो बिच्छू पाए जाते थे अनलाइकली प्लेस पे, मतलब जहाँ उम्मीद भी नहीं किया जा सकता था कि यहाँ पे बिच्छू होगा वहीं पे ये पाया जाता था। और सिटिंग ऑन ए बुक, मतलब बुक पे बैठे हुए, पुस्तक पे बैठे हुए, हुच आई हैड जस्ट लाइंड अप, जिसको मैंने अभी अभी उठाया उसी पे वो बैठी हुई मिल जाती थी, मतलब जिस बुक को अभी मैं पढ़ने के लिए अभी अभी उठाया उसी पे वो बैठी हुई मिल जाती थी। कौन? बिच्छू। आई kept a particularly black and poisonous looking brute in a bottle for some time, ये कहते हैं कि मतलब एक जहरीली और काली और जहरीली मतलब एक बिच्छू को मैंने एक बोतल में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, सम टाइम कुछ समय के लिए। फीडिंग हिम विथ फ्लाइज, और मैं उसे मक्खियाँ भी खिलाया करता था। एंड देन व्हेन आई टाइड हिम अप ऑन ए वॉल विथ ए स्ट्रिंग ही मैनेज टू एस्केप, मतलब एक बार वह क्या करते हैं कि उसके पूँछ में ना रस्सी बांध के उसको टांग देते हैं, तब जब वह टांग देते हैं तो वहाँ से ना एस्केप यानी भागने में वह सफल हो जाता है। आई हैड नो डिजायर टू मीट हिम लॉस अगेन, मतलब ये कहते हैं कि जो बिच्छू भाग गया उसे मुझे ना दोबारा मिलने का कोई डिजायर नहीं, कोई तमन्ना नहीं है। एंड सो आई क्लीन्ड माई सेल, इसीलिए मैंने अपने सेल को, अपने छोटे से रूम को, छोटे से कोठरी को साफ़ किया। आउट एंड हंटेड फॉर हिम एवरीवेयर बट ही हैड वैनिस्ड, और मैंने उसे हर जगह पे ढूंढा, हंट मतलब ढूंढना होता है, लेकिन वह कहीं भी मुझे नहीं दिखा, वह वैनिस्ड हो गई थी, गायब हो गई थी। आइए अगला पैराग्राफ नंबर 19 पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। 3 or 4 snakes were also found in my cells और near them, ये कहते हैं कि मेरे सेल में और मेरे सेल के आसपास अक्सर 3 और 4 सांप मिल जाते थे या पाए जाते थे। न्यूज़ ऑफ वंस ऑफ देम गॉट आउट एंड देयर वेयर हेडलाइंस इन द प्रेस, मतलब एक बार मेरे जो मतलब सेल था उसमें ना एक स्नेक निकला, एक सांप निकला, और ये जो खबर था ना वह बाहर तक निकल गया, प्रेस में छप गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई वेलकम द डाइवर्जन, लेकिन ये कहते हैं ये जो खबर बाहर तक निकला ना, ये जो डाइवर्जन हुआ, ये जो बदलाव हुआ ना, इसका मैंने वेलकम किया, मतलब इसका मैंने स्वागत किया, ये मुझे अच्छा लगा। प्रिजन लाइफ इज़ डल, जेल का जो ज़िंदगी होता है एकदम डल होता है, नीरस होता है। इनफ एंड एवरीथिंग दैट ब्रेक्स थ्रू द मोनोटोनी इज़ अप्रिसिएटेड, और मतलब जेल के जो मोनोटोनी होता है, जेल का जो थकावट होता है ना, उसको जो भी मतलब दूर करने में हेल्प करता है उसको ना अप्रिसिएट करने का मन करता है। यानी जेल में ही थके रहते थे, हमेशा जेल में रहते रहते बोर हो जाते थे, लेकिन इनके सेल में जो सांप निकला, उस सांप का जो खबर जब लोगों तक पहुंचा, प्रेस में छपा था, इनको अच्छा लगा कि अब मेरे बारे में कुछ तो जानकारी लोगों तक पहुंचा। आगे देखिए क्या लिखा गया। नॉट दैट आई appreciate or welcome snakes but they do not fill me with terror as they do some people, देखिए कहते हैं नॉट दैट आई अप्रिसिएट और वेलकम स्नैक, मैं सांप का वेलकम भी नहीं करता हूँ, उसका अप्रिसिएट प्रशंसा भी नहीं करता हूँ, बट मैं उसे डरता भी नहीं हूँ। डू नॉट फील मी विथ टेरर, मैं उसे डरता भी नहीं हूँ। दे डू सम पीपुल, जैसे कुछ लोग जो है डरते हैं, लेकिन मैं उसे डरता नहीं हूँ और उसकी प्रशंसा भी नहीं करता और उसकी स्वागत भी नहीं करता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ देयर बाइट, मैं उससे नहीं डरता लेकिन उसके काटने से डरता हूँ। ऑफ कोर्स एंड वुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ़ आई सो ए स्नैक, और ये भी सही है कि जब मैं किसी स्नैक को देखता हूँ तो मैं खुद को प्रोटेक्ट करता हूँ, खुद को बचाता हूँ। बट देयर वुड बी
नो फीलिंग ऑफ रिपल्सन और ओवरवेल्म फ्राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ना सांप से घिरना होता है, मुझे उससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ओवर फ्राइट का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं उसे घिरना करता हूँ, नफरत करता हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सेंटीपेड्स हॉरिफाई मी मच मोर, इट इज़ नॉट सो मच फियर एज इंस्टिक्टिव रिपल्सन। देखो सेंटीपेड्स कहते हैं कनखजुरा को, जिसको हम लोग गोजर कहते हैं। तो सांप के अलावा इनके ना मतलब ये जो सेल था उसमें ना सेंटीपेड्स भी पाए जाते थे, मतलब बहुत सारे कनखजुरा यानी बहुत सारे गोजर भी मिल जाते थे। इन अलीपुर जेल इन कलकत्ता, ये अलीपुर जेल कलकत्ता की बात कर रहे हैं। आई वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, जब मैं मध्य रात्रि को जगा, एंड फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग ओवर माई फुट, और मैंने महसूस किया कि कुछ मेरे पैर पे ना रेंग रहा है, चल रहा है। आई प्रेस्ड ए टॉर्च, तब मैंने टॉर्च जलाया। आई हैड एंड आई सॉ ए सेंटीपेड्स ऑन द बेड, तब इनको पता चला कि एक जो सेंटीपेड्स है, एक जो गोजर है, उनके बेड पे चल रहा है। इंस्टिंक्टिवली एंड विथ अमेजिंगली रैपिडिटी, मतलब एकदम आश्चर्य होकर, एकदम स्पीड में, मतलब बहुत जल्दी। आई वॉल्टेड क्लियर आउट ऑफ द दैट बेड एंड नियरली हिट द सेल वॉल, मैं ना एकदम हड़बड़ा के वॉल्टेड मतलब कूदा, मतलब वहाँ से भागा, और ऐसा मतलब बेड पर से कूदा कि मैं ना सेल का जो दीवार था उसमें टकरा गया। आई रियलाइज्ड फुल्ली देम व्हाट पावर्स रिफ्लेक्सेस वेयर। देखिए ये जो है ना, मतलब उस सेंटीपेड्स को देखे और डर के बहुत दूर तक उछल के भाग गए। तो जब वो उछल के भागे ना, तो उनको पता चला कि महसूस हुआ कि पाब्लोज का रिफ्लेक्सेस मतलब क्या था। पाब्लोज जो था ना एक साइंटिस्ट था, और इसने रिफ्लेक्सेस का मतलब रिफ्लेक्सेस का एक मतलब सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था कि अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है इंसान को किसी चीज़ से, तो उसको देखते ही वह क्या होने लगता है, भागने लगता है। तो इनको ना ये जो सिद्धांत था, ये जो प्रिंसिपल था, ये जो नियम था, इसका एहसास तब होता है जब वह सेंटीपेड्स को देखता है और डर जाते हैं और भागने लगते हैं। आइए अगला पैराग्राफ नंबर 20 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इन देहरादून आई सॉ ए न्यू एनिमल, देहरादून में मैंने एक नया जानवर देखा, और रैदर एन एनिमल हुइच वाज न्यू टू मी, मतलब ये जानवर जो था ना मेरे लिए नया था। आई वाज स्टैंडिंग एट द जेल गेट टॉकिंग टू द जेलर, मैं ना जेल गेट के पास खड़ा था और जेलर से बात कर रहा था। व्हेन वी नोटिस्ड, तब मैंने देखा, ए मैन आउटसाइड कैरिंग ए स्ट्रेंज एनिमल, मैंने देखा कि बाहर ना एक आदमी ना एक स्ट्रेंज एनिमल को, एक विचित्र सा जानवर को ना कैरी कर रहा है, मतलब लेके जा रहा है। द जेलर सेंट फॉर हिम एंड आई सॉ समथिंग बिटवीन ए लिजार्ड एंड ए क्रोकोडाइल, जेलर जो है ना उसको बुलाता है और उससे पूछता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लगता है जैसे वह कोई लीजार्ड या कोई क्रोकोडाइल होगा। अबाउट 2 फीट, मतलब लगभग 2 फीट लंबा था। विथ क्लॉज एंड ए स्केली कवरिंग, उसका जो क्लॉज था, उसका जो पंजा था ना, वह स्केली कवरिंग था, मतलब वह स्केल से मतलब कवर भेल था। जैसे मछली ना होता, मछली के जो स्किन ना होता, वैसे ही उसका पंजा मछली की तरह था। दिस एनिमल व्हिच वाज वेरी मच एलाइव हैड बीन twisted round in a most peculiar way, forming a काइंड ऑफ नॉट, ये जो जानवर विचित्र सा जो जानवर था ना, वह खुद को ट्विस्ट कर लेता, मतलब मोरले था, मतलब वह इस तरह से मुड़ा हुआ था, मतलब पेक्यूलियर वे में ऐसा लग रहा, और उसके अंदर ना एक नॉट डाला गया था। मतलब नॉट मतलब होता है गांठ, क्या होता है गांठ, मतलब वो जो गोजर जो होता है ना, गोजर उसको थोड़ा सा टच कर दोगे ना तो गोल गोल मतलब मुड़ा जाता है। तो ऐसे ही ये जिस जानवर को ले लिया था ना, वो गोल टाइप के मुड़ायल था, मतलब वो एकदम स्प्रिंग की तरह हो गया था, मतलब स्प्रिंग बोलो या सर्कल की तरह हो गया था, सर्कल की तरह एकदम एक गोलाकार आकार में क्या हो गया था, वो मुड़ा गया था। एंड इट्स ऑनर हैड पास्ड ए पोल थ्रू दिस नॉट एंड वाज मेयरली कैरिंग इन इट दिस फैशन, और उसका जो मालिक था, वो जानवर का जो मालिक था, वह गोल के मुड़ायल था, तो उसके ना अंदर एक मतलब एक स्टिक, एक रॉड डाल ले था, और उसको ना उठा के ले जा रहा था। जैसे मान लो कोई बल्ला है, ठीक है, मान लो कोई बैंगल है, कोई चूड़ी है, और उसके अंदर ना एक हम लकड़ी डाल देंगे और उसको उठा के ले जाएंगे, वैसे ही वह चूड़ी की तरह, बैंगल की तरह गोल मतलब मुड़ा गया था वो जानवर, और उस जानवर का जो मालिक था ना, उसके बीच में ना डंडा डाल के और उसे उठा के ले जा रहा था। He called it a bow,
और वो जो मतलब आदमी जो था उस जानवर को ले जा रहा था, वह आदमी उस जानवर को बो कहता था। व्हेन आस्क्ड बाय द जेलर व्हाट ही परपोज टू विथ इट, ही रिप्लाइड विथ ए ब्रॉड स्माइल दैट ही वुड मेक भुज्जी। जब जेलर पूछता है कि तुम इस जानवर का क्या करोगे, तो वो जो इंसान था जो उसको लेके जा रहा था उस जानवर को, वह कहता है कि मैं इसका भुज्जी बनाऊंगा। ए काइंड ऑफ करी, भुज्जी जो होता है मतलब करी का एक प्रकार होता है। आउट ऑफ इट, इसके बाद ही वॉज फॉरेस्ट, आउट ऑफ इट मतलब ऐसा लग रहा था ही वॉज ए फॉरेस्ट ड्वेलर, कि वह कोई जंगल का निवासी है। सब्सिक्वेंसली मतलब इसके बाद आई डिस्कवर्ड, मैंने पता किया, फ्रॉम रीडिंग FW चैम्पियंस बुक, तब मुझे पता चला जब मैं FW चैम्पियंस का जो बुक था जिसका नाम था जंगल इन सनलाइट एंड शैडो, इस बुक को जब मैं पढ़ा ना, दैट दिस एनिमल वाज द पेंगोलिन, तब मुझे पता चला कि ये जो जानवर था वह पेंगोलिन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो इंसान जिस जानवर को लेके जा रहा था उस जानवर के बारे में इनको पता नहीं था, लेकिन बाद में जब ये बुक पढ़े, कौन सा बुक, तो FW चैम्पियंस का बुक था जिसका नाम था जंगल इन सनलाइट एंड शैडो, इसको जब पढ़े ना तो इनको पता चला इस जानवर का नाम क्या है, पेंगोलिन नाम है। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 21, इसमें क्या लिखा गया। इसमें लिखा गया है प्रिजनर्स स्पेशली लॉन्ग टर्म कॉन्विक्ट्स हैव टू सफ़र मोस्ट फ्रॉम इमोशनल स्टारवेशन। देखिए मतलब कुछ कैदी जो होते हैं ना, जो बहुत दिनों से मतलब बंद रहते हैं, वह ना इमोशनली मतलब इमोशनली रूप से ना बहुत ज़्यादा इमोशनली भूखे होते हैं। स्टारवेशन का मतलब क्या था, भूखा होना। मतलब उनको ना किसी का प्यार मिलता है, ना किसी का दुलार मिलता है, ना किसी का स्नेह मिलता है, इसीलिए वह इमोशनली क्या रहते हैं, मतलब स्टारवेशन, भूखे रहते हैं। ऑफन दे सीक सम इमोशनल सेटिस्फेक्शन बाय कीपिंग एनिमल पेट्स, लेकिन वो क्या करते थे, मतलब ऐसे कैदी जो बहुत दिनों तक जेल में रहा करते थे, वो अपने इमोशनल स्टारवेशन को मतलब अपने इमोशनल भूख को मिटाने के लिए कुछ जानवरों को ना मतलब पालतू बनाया करते थे, अपने साथ ना कुछ जानवरों को रखते थे ताकि उनको ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले, उनको ना इमोशनल संतुष्टि मिले। इसके लिए वह क्या करते थे, कुछ जानवरों का अपने साथ रखा करते थे। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, द ऑर्डिनरी प्रिजनर्स कैन नॉट कीप देम। जो ऑर्डिनरी जो मतलब प्रिजनर होते थे, जो साधारण जो कैदी होते थे, उन्हें जानवर रखने का कोई अधिकार नहीं था। बट द कॉन्विक्ट्स ओवरसीयर्स हैव ए लिटिल मोर फ्रीडम एंड द जेल स्टाफ यूजुअली डजंट ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉन्विक्ट्स का मतलब होता है दोषी, जिनको सज़ा मिल जाती है उसे कॉन्विक्ट्स कहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो कैदी होते थे उन्हें तो परमिशन नहीं दिया जाता था, लेकिन जो कॉन्विक्ट्स होते थे जिन्हें सज़ा मिल गया है उनको ना मतलब नॉर्मल कैदी से कुछ ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता था। और जेल के जो स्टाफ सब था ना उसको मतलब मना भी नहीं करते थे, वो जानवर को पालते थे ना तो पालने देते थे। लेकिन कोई नया कैदी गया नॉर्मल, उसको नहीं पालने देते थे। द कॉमनेस्ट पेट्स वेयर स्क्वायरल्स एंड स्ट्रेंजली मॉन्गूस। देखिए जेल में जो प्रायः जो मतलब पालतू बनाया जाता था उसमें था कौन कौन जानवर हुआ करता था, स्क्वायरल, गिलहरी और मॉन्गूस और गिलहरी को ज़्यादा पालतू बनाया जाता था उसमें। डॉग्स आर नॉट अलाउड इन जेल्स। जेल में ना डॉग्स यानी कुत्ते को पालने का परमिशन नहीं था। बट कैट्स सीम टू बी इनकरेज्ड, लेकिन बिल्ली को आप पाल सकते थे। ए लिटिल किटन मेड ए फ्रेंड्स विथ मी वंस। एक बार एक छोटी सी बिल्ली मेरा मित्र बन गई। इट बिलोंग टू ए जेल ऑफिशियल। और ये जो बिल्ली थी मतलब एक जेल के ऑफिशियल जो था ना उसी का मतलब ये बिल्ली थी। एंड व्हेन ही वाज ट्रांसफर्ड ही टूक इट अवे विथ हिम। और जब वह ट्रांसफ़र हो गया तो मतलब वह ना इस बिल्ली को लेके चला गया। आई मिस्ड इट, तब मैंने उसे मतलब मिस्ड किया, तब वो मुझे याद आती थी। ऑल दो कुल मिलाकर डॉग्स आर नॉट अलाउ, मतलब कुत्ते अलाउ नहीं थे, उनको परमिशन नहीं दिया गया था कुत्ते को पालने का। आई गॉट टाइड अप विथ सम डॉग्स एक्सीडेंटली इन देहरादून। लेकिन मैंने देखा कि मतलब कुछ कुत्तों को ना देहरादून जेल में ना बांध के रखा गया था। ए जेल ऑफिशियल्स हैड ब्रॉट ए बीच एंड देन ही वाज ट्रांसफर्ड एंड ही डिजर्टेड हर। मतलब जेल का जो एक ऑफिसर था वह एक कुतिया को ले आया था। एंड देन ही वाज ट्रांसफर्ड, और जब उसका ट्रांसफ़र हो गया, उस जेल के ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से तबादला हो गया।
एंड ही डिजर्टेड हर, तो उसने उसे यहीं पे छोड़ दिया। द पुअर थिंग बिकेम ए होमलेस वांडरर, और इसके बाद वो जो मतलब कुतिया थी वह क्या हो गई, मतलब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं रहा और वो इधर उधर भटकने लगी। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। लिविंग अंडर कलवर्ट्स, और वो जो मतलब कुतिया थी वो जो मतलब कलवर्ट्स यानी पुल के नीचे रहने लगी। पिकिंग अस स्क्रैप्स फ्रॉम द वार्डर्स यूजुअली स्टार्विंग, अपना भूख मिटाने के लिए मतलब जो वार्डर्स था उसमें जो कैदी सब था वो जो अपना बचा खुचा खाना फेंक देता था ना, उसी से को खाया करता था, अपना भूख मिटाया करती थी वो जो बीच थी, वो जो कुतिया थी। एज I was being kept in the lockup outside the jail proper, she used to come to me begging for food। इसमें लिखा है I was being kept in the lockup, मुझे ना लॉकअप में रखा गया। outside the jail proper was she used to come to me begging for food, मतलब वह ना जिस सेल में मुझे रखा गया था उस सेल के बाहर ना हर रोज़ मुझसे भोजन मांगने के लिए आया करती थी। आई बिगेन टू फीड हर रेगुलरली, मैंने उसे नियमित रूप से खाना दिया। एंड सी गेव बर्थ टू ए लिटर ऑफ पप्स, और मतलब कुछ दिनों बाद वह बहुत सारे पप्स, बहुत सारे कुत्ते के बच्चों को जन्म देती है। अंडर ए कलवर्ट, मतलब पुल के नीचे ही। मैनी ऑफ दिस वेयर टेकन अवे, उसमें से बहुत सारे जो मतलब बच्चे होते हैं उसको लोग लेके चले जाते हैं। बट देयर रिमेंड एंड आई फेड देम, लेकिन वहाँ पे ना कुछ रह जाते हैं। 3 रिमेंड, मतलब वहाँ पे 3 बच्चे रह जाते हैं और मैं उसे खाना देता हूँ। वंस ऑफ द पपीज फेल विथ ए वायलेंट डिस्टेम्पर, मतलब 3 जो कुत्ते के बच्चे थे उसमें से एक बच्चे को ना वायलेंट डिस्टेम्पर हो जाता है, ये कुत्ते की बीमारी है। एंड गेव मी ए ग्रेट डील फॉर ट्रबल, और जब उसे ये बीमारी हो गया तो मुझे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। आई नोट्स हर्ड विथ केयर, मैंने मतलब उसका ट्रीटमेंट किया, उसका ख्याल रखा। एंड समटाइम्स आई वुड गेट अप ए डोजन टाइम्स इन द कोर्स ऑफ द नाइट टू लुक आफ्टर हर, और इसमें लिखा है कभी कभी मुझे ना रात में 10 से 12 बार उठना पड़ता था उसको देखने के लिए, उसका केयर करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। सी सर्वाइव्ड एंड आई वॉज हैप्पी दैट माई नर्सिंग हैड पुल्ड हर राउंड। देखिए, और वो जो मतलब जब ये ट्रीटमेंट किए तो इनको ये जो कुत्ता का जो बच्चा था वो डिस्टेंट पर बीमारी हो गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ना उसका देख रेख किए तो मतलब वह बच गया, सर्वाइव कर गया। एंड आई वाज हैप्पी, तब मैं बहुत खुश हुआ। दैट माई नर्सिंग हैड पुल्ड हर राउंड, तब उनको ना मतलब अच्छा लगा कि मेरे सेवा की वजह से, मेरे ट्रीटमेंट की वजह से इसका जान बच गया। आइए अगला पैराग्राफ नंबर 22 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। 22 नंबर में लिखा गया है आई केम इन कॉन्टेक्ट विथ एनिमल्स फार मोर इन प्रिजन देन आई हैड डन आउटसाइड। इसमें लिखा गया है आई केम इन कॉन्टेक्ट विथ एनिमल्स, मतलब बहुत सारे जानवरों के संपर्क में आया। फार मोर इन प्रिजन देन आई हैड डन आउटसाइड, मतलब ये जब जेल से बाहर थे तो उतने सारे जानवरों के संपर्क में नहीं आए थे, लेकिन जब जेल में आ गए तो बहुत सारे जानवरों के संपर्क में आ गए। आई हैड ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ डॉग्स, मैं ना कुत्तों का बहुत शौकीन था। एंड हैड केप्ट some but I could never look after them properly as other matters claimed माई अटेंशन। इसमें लिखा गया है मैं कुत्तों का बड़ा शौकीन था। आई हैड ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ डॉग्स एंड हैड केप्ट सम, और कुछ डॉग मैं रखा भी था। बट आई कुड नेवर लुक आफ्टर देम, लेकिन मैं उसका देखभाल नहीं कर पाता था प्रॉपरली, उचित रूप से। एज अदर मैटर्स क्लेम्ड माई अटेंशन, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे मैटर होते थे, बहुत सारे काम होते थे जिसकी वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन जेल में तो ऐसा है नहीं, कुछ जेल में तो मेरे पास कुछ काम है नहीं, इसलिए मैं जानवरों को ही बड़े गौर से देखा करता हूँ। इन प्रिजन आई वॉज ग्रेटफुल फॉर देयर कंपनी, और ये कहते हैं कि जेल में इनका जो कंपनी है, इन जानवरों को जो साथ है, वो मतलब मेरे लिए बहुत ही ग्रेटफुल की बात है, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि वो लोग मेरे साथ हैं और मुझे कंपनी दे रहे हैं, मुझे अपना साथ दे रहे हैं। इंडियंस डू नॉट एज ए रूल अप्रूव ऑफ एनिमल्स एज हाउस होल्ड पेट्स, मतलब इंडियंस डू नॉट एज ए रूल, भारत में मतलब इस रूल को, मतलब इस नियम को अप्रूव नहीं किया गया, मान्यता नहीं दिया गया एनिमल्स एज हाउस होल्ड पेट्स, के जानवरों को ना ऐसे कुत्ते को, जानवरों को घर में पालतू बना के रखा जाए। इट इज़ रिमार्केबल that in spite of their general philosophy of non-violence to animals, they are often singular, careless एंड अनकाइंड टू देम। देखिए, हमारे जो इंडिया है, हमारे इंडिया का जो फिलॉसफी है, मतलब हमारे इंडिया का जो मतलब विचार है,
उसमें बताया गया कि हमको ना नॉन वायलेंट रहना है, मतलब अहिंसक रहना है जानवरों के प्रति। अगर हम जानवरों को मतलब पालतू बना लेते हैं, उसे बांध के रखते हैं, तो भाई उसके साथ तो हम अच्छा नहीं ना कर रहे हैं। यही बात इसमें लिखा गया है कि हम लोग जो है ना, हमारे इंडिया के जो लोग हैं, उनका फिलॉसफी है कि भाई जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाना। इवन द काउ दैट फेवर्ड एनिमल, लेकिन हम लोग जो है ना गाय को ना अपना पसंदीदा जानवर मानते हैं। दो लुक्ड ऑफ टू एंड ऑलमोस्ट वर्शिप, और हम लोग जो है ना गाय का देख रेख भी करते हैं, ख्याल भी रखते हैं और उसका पूजा भी करते हैं। बाई मैनी हिंदूज़ एंड ऑफन कॉज ऑफ राइट्स, कभी कभी ये जो गाय है ना, हिंदू और दूसरे मतलब मजहब के लोगों के लिए राइट्स का भी विषय बन जाता है, राइट्स का भी मुद्दा बन जाता है, दंगा का भी मुद्दा बन जाता है। इज़ नॉट ट्रीटेड काइंडली, और मतलब गाय जो होता है ना, इसको ना काइंडली मतलब अच्छे तरीके से मतलब व्यवहार नहीं किया जाता है। मतलब मान लो हिंदू अगर उसे भगवान मानते हैं, तो मुस्लिम तो भगवान मानते नहीं, तो हिंदू के द्वारा उसे मतलब अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, बट मुस्लिम के द्वारा नहीं किया जाता है। वर्शिप एंड काइंडनेस डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर, देखिए पूजा और दयालुता दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। आइए अगला पैराग्राफ नंबर 23 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया? डिफरेंट कंट्रीज हैव एडॉप्टेड डिफरेंट एनिमल्स एज सिंबल ऑफ देयर एम्बिशन और कैरेक्टर, अलग अलग जो देश होते हैं वो अलग अलग जानवरों को एडॉप्ट करते हैं अपने सिंबल के रूप में, अपने सिंबल मतलब होता है प्रतीक, अपने प्रतीक के रूप में। तो किसके प्रतीक के रूप में? तो अपने आकांक्षा और अपने कैरेक्टर, यानी मतलब अलग अलग जो देश है ना, अपना अलग अलग जानवरों को अपना ये सिंबल बनाया है, अपना प्रतीक बनाया है। किस लिए? तो अपने आकांक्षा, अपने एम्बिशन और अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को दिखाने के लिए। द एजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी ईगल है, एजी नहीं ईगल है, ये लिखल है द ईगल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑफ जर्मनी। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और जर्मनी का जो मतलब एडॉप्टेड जो एनिमल है वो कौन सा है? ईगल है। कौन है? ईगल। द लायन एंड बुलडॉग ऑफ इंग्लैंड, और ये लायन और बुलडॉग जो है कहाँ का? इंग्लैंड का है। द फाइटिंग कॉक्स ऑफ फ्रांस, और फ्रांस का है फाइटिंग कॉक्स। द बियर ऑफ ओल्ड रसिया, रसिया का बियर है, भालू है। हाउ फार डू दिस पैट्रॉन्स एनिमल्स मोल्ड नेशनल कैरेक्टर, ये जो पैट्रॉन्स एनिमल्स होते हैं, पैट्रॉन्स का मतलब संरक्षित जानवर, जिसको हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लिखा गया है ये जो पैट्रॉन्स जो एनिमल्स है ना, मोल्ड्स नेशनल कैरेक्टर, वह राष्ट्रीय चरित्र को मोल्ड्स करता है, निर्धारित करता है। मतलब अगर आप मतलब शेर को अपना राष्ट्रीय पशु मानते हैं, तो भाई आपका जो कैरेक्टर है उसी के तरह होगा ना। इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ देम आर एग्रेसिव, इसमें जितना जो जानवर के नाम हम अभी बताए हैं, जिसको अलग अलग देश जो है अपने प्रतीक के रूप में मानते हैं, वे सभी जानवर एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। फाइटिंग एनिमल्स, वो सब झगड़ालू जानवर होते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे, मतलब वे लोग शिकारी जानवर होते हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द पीपल हु ग्रो अप विथ दीज एग्जाम्पल्स बिफोर देम शुड मोल्ड देम सेल्व्स कॉन्शियसली आफ्टर देम एंड स्ट्राइक अप एग्रेसिव एटीट्यूड एंड रोअर एंड प्रे ऑफ अदर्स। देखिए जो लोग एग्रेसिव जानवर को और मतलब फाइटिंग एनिमल्स को अपना मतलब पैट्रॉन्स एनिमल्स मानते हैं, वे लोग भी मतलब शिकारी बन जाते हैं, और वो लोग का जो एटीट्यूड होता है उनका भी एग्रेसिव एटीट्यूड होता है, आक्रामक व्यवहार होता है। नॉट इज इट सरप्राइजिंग दैट द हिंदू शुड बी माइल्ड एंड नॉन वायलेंट फॉर दिस पैट्रॉन्स एनिमल्स इज़ द काउ। देखिए मतलब ये बिल्कुल भी सरप्राइज वाली बात नहीं है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं ना, उन्होंने गाय को अपना पैट्रॉन्स एनिमल्स माना है, और गाय जो होता है सिंपल होता है, सीधा होता है, और वो नॉन वायलेंट होता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी कैसे हैं? नॉन वायलेंट है, मतलब वो भी कैसे है? वो भी अहिंसक है। तो फ्रेंड्स ये पैराग्राफ नंबर लास्ट था 23। इस चैप्टर को मैं पूरे 5 पार्ट में ख़त्म किया हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला जो 4 गो पार्ट है उसको अगर आपने नहीं देखा है, तो पहले उसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अब मिलते हैं इस चैप्टर के नए वीडियो के साथ। उस वीडियो में मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। तब तक के लिए बाय।